एक और चीज ये कि जितने लोग ऑनलाइन हैं, अगर आप में से कोई फर्दर नेक्स्ट क्लास में फिजिकली आके क्लास लेना चाहता है तो वो आ सकता है। मैंने यहाँ पे मतलब ऑफिशियली ये ऑनलाइन क्लास ही है, लेकिन अनऑफिशियली स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो अगर कोई लेना चाहे तो आ जाए, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, और मैम कौन सी क्लास में होती हैं आप? मैं MTC 21 या MTC 22 में मिलूंगी आपको, तब्बा बिल्डिंग। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, EOQ के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये समझना कि ऑर्डर क्वांटिटी क्या चीज है। डू यू हैव एनी आइडिया? the quantity of raw material which company is buying from supplier in one single order, मतलब आप कितना मटेरियल सप्लायर से बाई कर रहे हैं, दैट इज द ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपको 50,000 किलोग्राम्स बाई करने हैं, ठीक है, दिस इज द एनुअल डिमांड, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप या तो चाहे तो 2,000 किलोग्राम्स करके बाई कर लें, आप 2,000 kilograms per order. You can buy 4,000 kilograms per order. You can even buy 5,000 kilograms per order. There is no restriction on it, right? अब मैंने जब ये सारी चीजें देखी तो मुझे किसी ने कहा कि यार 4,000 जो है वो EOQ है। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो 4,000 इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन है। इसके अलावा आप किसी ऑप्शन पे जाएंगे तो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। दैट्स द मेन पॉइंट। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 4,000 EOQ है? उसका फॉर्मूला ये है। अच्छा, मैं नॉर्मली फॉर्मूला, मेरी आदत है कि मैं फॉर्मूला प्रूव करवाती हूँ। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। रट्टा मार लेंगे फॉर्मूले का, वो तो कोई भी कर लेगा, उसका तो मसला नहीं है। इसकी जो लॉजिक है, इसका इसमें रूट क्यों आ रहा है, इसको 2 हमने यहाँ पे क्यों लिया, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल नहीं। क्योंकि अभी फिलहाल हम इसके ऊपर बात करें कि इसमें करना क्या है। डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या हो सकता है मैं क्लास के एंड में मैं बता दूं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें एनुअल डिमांड आ रही है। अच्छा, एनुअल डिमांड जो है ये बेसिकली एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है। दिस इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, अभी मुझे एक बच्चे ने एक बात की पिछले स्लॉट में, उसने कहा कि मैम एनुअल डिमांड हम मटेरियल की एस्टिमेट कर रहे हैं, तो वो तो गलत भी हो सकती है। बात तो ठीक है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि अगर हम ये सोचें कि यार हम एस्टिमेट बना रहे हैं और ये गलत भी हो सकता है, तो ऐसे तो हम फिर कोई एस्टिमेट ही नहीं बना पाएंगे। बिकॉज जो भी एस्टिमेट बनाओगे, रियलिटी उससे कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होगी। तो ऐसा सोच के हम एस्टिमेट बनाना नहीं छोड़ते। हाँ, ये जरूर हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने सोचा है उसमें और जो प्रैक्टिकली हुआ उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर डिफरेंस एक मिनिमम एक नॉर्मल लेवल तक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब जो हम प्लान कर रहे हैं वो गलत है। या तो हम ऐसी इकोनॉमी में है जो इकोनॉमी ही बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, या फिर ये कि हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है। दैट वी नीड टू फिगर इट आउट। बट ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि एग्जैक्टली वही अमाउंट होगी जो हमने सोचा है, या एग्जैक्टली वही होगा जो हमने हमने अपने प्लान किया है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कुछ बता सकते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा कुछ? नहीं नहीं, रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं होगी। डिलीवरी। डिलीवरी कॉस्ट बेसिकली हम उसको ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मान लेते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है। हाँ, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो सकते हैं। वेयर हाउसिंग नहीं आएगी, वेयर हाउसिंग होल्डिंग में चला जाएगी। अच्छा, जैसे आप बलूचिस्तान से कोई मटेरियल मंगवा रहे हैं तो वहां पे बीच में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो टैक्स आप जो पे करें, जितनी दफा सामान आएगा वो टैक्स आप पे करेंगे। एडमिन रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। सो ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज दी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के चेंज होने से बढ़ रहे होंगे। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली, वेयर हाउस में वेयर हाउस का रेंट हो सकता है, वेयर हाउस की टेम्परेचर मेंटेनेंस हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकती है, लोगों के सैलरीज वगैरह हो सकती हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आती हैं होल्डिंग कॉस्ट में। यहाँ पे जो हम ले रहे हैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये सिर्फ वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि फिक्स का डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक नहीं होता।
तो हम यहाँ पे से वेरिएबल लेंगे। ये जो मैंने रेंट वगैरह लिखा है ये दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, बट होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में जो आएगा वो सिर्फ वेरिएबल पोर्शन आएगा। ठीक है, वो परेशान नहीं हो, वो भी आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब चलें, ये बात तो समझ में आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो आपने अभी कहा कि EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें मिनिमम कॉस्ट देता है, तो किस कॉस्ट की बात हो रही है? देखिए, इन्वेंट्री से रिलेटेड 4 कॉस्ट हैं। एक तो है परचेज कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे ना कि मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट। एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसके बारे में अभी हमने बात की। एक है होल्डिंग कॉस्ट, इसके बारे में भी आप लोगों ने बताया। और एक चौथा है ठीक है। अब जब हम ये बात करते हैं ना कि EOQ पे सारी की सारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएंगी, तो उसमें स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं आता, क्योंकि स्टॉक आउट कॉस्ट इज बेसिकली कॉस्ट विच कंपनी बेयर बाय गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक। तो आउट ऑफ स्टॉक होना कभी भी आपके प्लानिंग का पार्ट नहीं होता। ये तो इनएफिशिएंसी है स्टोर डिपार्टमेंट की, मटेरियल खत्म हो गया, सो वो प्लानिंग का पार्ट नहीं होता। तो स्टॉक आउट कॉस्ट प्रैक्टिकली हो सकती है, प्लानिंग का पार्ट नहीं होती। अच्छा, परचेज कॉस्ट भी हम नहीं लेते, क्योंकि परचेज कॉस्ट मुझे 50,000 केजीज बाई करना है। अभी मैं 5,000 केजीज पर ऑर्डर बाई करूं, 2,000 केजीज पर ऑर्डर बाई करूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक जगह पे फर्क पड़ता है, डिस्काउंट्स में। तो अगर कभी डिस्काउंट वाला केस आया तो परचेज कॉस्ट कंसिडर हम करते हैं, अदरवाइज इसको कंसिडर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, ये दोनों, इन दोनों का सम मिनिमम होता है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगी? ये भी आप लोगों को पता है, आप ही लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, आसान है। सपोज आपकी एनुअल डिमांड जो है वो है 50,000 किलोग्राम्स की। ठीक है, और आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है तकरीबन लेट्स से 100 कर लें, आसान है मल्टीप्लाई करना। अब अगर मैं 2000 किलोग्राम्स पर ऑर्डर का ऑर्डर साइज फॉलो करूं, या अगर मैं 5000 किलोग्राम्स पर ऑर्डर खरीदूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? देखिए, जज्बाती नहीं हो, जज्बाती नहीं हो, आराम आराम। चले हम इसको 2 मिनट लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, आई एग्री, बट हम इसको पहले क्वेश्चन है उसको आराम आराम से देखते हैं। देखिए, actually it's $100 per order, so we need to figure out how many orders, right? So if we are buying 2000 kilograms per order, then obviously we need 50,000 over 2000, 25 orders. And if we need 25 orders and cost of one order is $100, then the overall cost will be 2500. Simple. और अगर मैंने 5000 kilograms का order size रखा, तो मेरे number of orders कितने हो जाएंगे? 10 orders. Multiply by ordering cost is 100, so this will be 1000. तो इसको देख के 2 चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। पहली बात तो ये कि मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा खरीदूं ना एक दफा में, तो मेरी कॉस्ट कम हो रही है। तो वैसे तो ग्रोसरी भी हम पूरे साल में 12 महीने करते हैं, सॉरी महीने में, साल में 12 दफा करते हैं। अब मैं अगर ये सोचूं कि यार एक दफा में मैं एक क्वार्टर का सामान खरीद लूं 3 महीने का, मेरे पैसे बचेंगे। ठीक है, जाने आने की कॉस्ट बचेगी, बात तो ठीक है, लेकिन मसला क्या आएगा? खराब हो जाएगा, स्टोरेज का मसला आएगा। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद के अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम कर लूं, सो द प्रॉब्लम विल स्टार्ट विद दी होल्डिंग कॉस्ट, वो स्टार्ट हो जाएगी बढ़ना, वो बढ़ जाएगी। और अगर मैं ये सोचूं कि यार कम मटेरियल होल्ड करेंगे तो पैसे बचेंगे, तो फिर कम मटेरियल होल्ड करने का मतलब है खरीदना भी कम पड़ेगा। कम खरीदोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम, इसको ठीक करना है। अच्छा, बहरहाल इस पे तो बाद में बात करेंगे, मुझे असल में इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताना है।
कुछ चीजों को बताने के लिए बहुत चीजें बतानी पड़ती है, ये मजबूरी होती है आपकी। इसको पढ़ाने का एक और तरीका भी है कि मैं बोर्ड में फॉर्मूला लूंगा, ये बेटा ये फॉर्मूला है, चलो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन वो बहरहाल मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है वैसे करना। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फिर फॉर्मूला क्या होगा, अब आप लोग बताएं जरा। ठीक है, ये तो हो गए नंबर ऑफ ऑर्डर्स। फर्स्ट स्टेप में हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाला विच इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज ऑर्डर क्वांटिटी एक ही चीज है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने निकाल ली, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सिंपल, आसान है, इसमें मसला ही नहीं है कोई। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन जो है वो मैं बता रही हूँ, वो आप लोग नहीं बता पाएंगे, का फॉर्मूला आप लोग नहीं जज कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ऑर्डर साइज के आगे मैंने स्टेरिक इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे ऐड करना है। एंड देन होल्डिंग कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय, नहीं व्हाट आई एम राइटिंग, होल्डिंग कॉस्ट per unit per annum. Can you tell me what do you mean by average inventory? Average inventory का क्या मतलब होगा? टोटल इन्वेंट्री कितनी आई है या ऑन एवरेज हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है? जितनी देखिए, इन्वेंट्री कभी आपके पास कम भी होगी, इन्वेंट्री कभी आपके पास ज्यादा भी होगी, कभी आपके पास बहुत ज्यादा भी होगी। अभी सप्लायर ने रॉ मटेरियल डिलीवर किया है, मेरे पास मैक्सिमम इन्वेंट्री होगी, फिर हम उसको यूज करते जाएंगे एक पॉइंट पे आके लोएस्ट हो जाएगी, फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो इन्वेंट्री चेंज होती रहती है। तो अब मैं क्या करूं, मैं कैसे होल्डिंग कॉस्ट निकालूं? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार इसका एवरेज कर लो, ठीक है, एवरेज करके उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब बच्चों को इस बात पे बड़ा एतराज होता है कि एवरेज करने के लिए ऑर्डर साइज को 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 2 की क्या लॉजिक है? मतलब वो शुरू से आखिर तक तो ऑब्वियसली शुरू में 10 होगा, एंड में अगर 0 है तो उससे अगर एवरेज पे निकाले तो समवॉट अराउंड 20 का इक्वेशन बनता है। तो अभी के लिए मैं आपकी बात मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब समहाउ हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरीके से एक मिडिल फिगर आ जाए, ठीक है। इसको 2 से क्यों डिवाइड करें, इसके पीछे एक छोटी सी लॉजिक है, वो अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगी, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। 2 चीजें हैं, एक तो इसको 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, और एक सॉरी और एक यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, ठीक है। सिर्फ ये चीज बताने के लिए कि मुझे आता है, मैं ये बता दूं कि ये दोनों 2 सेम है, ये वही 2 है जो यहाँ नजर आ रहा है। ये मैं इसलिए बता देती हूँ, बच्चों को लगता है जब कभी भी आपको बात बोलते हैं ना कि बेटा हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो बच्चों को लगता है कि यार आता नहीं है, ये जो है ना ये अभी नेक्स्ट क्लास तक ये अब पढ़ के आएंगी। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे आता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये दोनों 2 सेम है। बट फिलहाल हम इसकी लॉजिक नहीं डिस्कस करें, फिलहाल हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि इसकी एप्लीकेशन किस तरीके से होगी, और टाइम मिला तो फिर मैं इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन बता दूंगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।